नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बेलगांव में हुई। बैठक में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं। हमें ऐसे लोगों को खोज कर बाहर निकालना है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी बेलगांव तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेटर लिखा है। सोनिया ने कहा कि मौजूदा सरकार में महात्मा गांधी की विरासत संकट में है। ये संगठन कभी आजादी के लिए नहीं लड़े, बल्कि महात्मा गांधी का पुरजोर विरोध किया। इन संगठनों ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसने महात्मा गांधी की जान ले ली। जिन लोगों ने जान ली उन्हें ये लोग गौरवान्वित करते हैं। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि देश में अलग अलग स्थानों पर गांधीवादी संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन ताकतों का पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला करने के अपने संकल्प को दोहराएं। हमारे संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का मुद्दा भी आज उठेगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1924 में गांधी जी सिर्फ 1 साल के लिए अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि वो इतिहास बन गई। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 100 साल बाद भी आज का सत्ताधारी दल और उनके नेता खुलेआम भड़काऊ नारे देते हैं और उनके बड़े नेता ही समाज में सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, समुदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हमने संसद सत्र में संविधान के ऊपर हो रही चर्चा के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री का घोर अपमानजनक बयान सुना। हमने आपत्ति दर्ज की, विरोध जताया, प्रदर्शन किया। अब तो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार गलती मानने को तैयार नहीं है। अमित शाह से माफी और इस्तीफा लेना तो दूर, उल्टा आपत्तिजनक बयान का समर्थन किया। गृह मंत्री के बचाव में प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया, राहुल गांधी पर झूठा केस दर्ज किया। ये है आज के हुक्मरान का संविधान और उसके निर्माता के प्रति नजरिया। खड़गे ने कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थानों को नियंत्रित कर रही है, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। अब चिंता की बात यह है कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों की आस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ रोज पहले इन्होंने अपने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में बदलाव कर लिया, ताकि कोर्ट ने जो जानकारी साझा करने का आदेश दिया था उसे रोका जा सके। तो आखिर ऐसा क्या है जिसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? जिस जानकारी के पब्लिक डोमेन में होने से अब तक कोई परेशानी नहीं थी, उसे अब पब्लिश करने में 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा के दौरान कथित विसंगतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। कई उम्मीदवारों ने कहा कि उन्हें पेपर लगभग 1 घंटे देरी से मिला, जिससे पेपर लीक की आशंका दिख रही है। प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण विरोध को खत्म करने के लिए पुलिस छात्रों पर ही टूट पड़ी। इसे लेकर राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर तीखा तंज कसा है। राहुल ने कहा है कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया, उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा लिया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही बल प्रयोग कर रही है। ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पुलिस को प्रदर्शनकारी छात्रों पर बापू सभागार में उस वक्त हंगामा मच गया जब लोक गायिका देवी ने रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू किया, जिसकी अगली लाइन गाते ही सभागार में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस हंगामे के बाद देवी को बीच में ही भजन रोकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। बता दें कि इस सभागार में अटल जयंती कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता अश्विनी चौबे के अटल विचार मंच ने किया था। इस घटना को लेकर अब विपक्ष ने एबीवीपी और बीजेपी पर निशाना साधा है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम जय सीताराम के नाम एवं नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी है तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसने सीताराम बोल दिया, तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उससे माफी मंगवाई तथा माता सीता के जय सीताराम की बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? यानी देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है,
लेकिन विपक्ष की माने तो ईश्वर अल्लाह शब्द पर आपत्ति जताते ही उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब जहां एक और बिहार में चुनाव नजदीक है, तो वहीं बीजेपी के इस रवैये से एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख सकती हैं। पत्र ऑर्गेनाइजर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के ठीक उलट बयान प्रकाशित हुआ है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख ने मस्जिदों के सर्वे को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब इन मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। हर दिन इस तरह के मुद्दों को उठाने को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने एक समावेशी समाज की भी वकालत की थी। वहीं अब संघ की मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने भागवत के बयान के ठीक उलट लेख प्रकाशित किया है। मैगजीन में लिखा है कि विवादित स्थलों और पुराने स्ट्रक्चर का सही इतिहास जानना जरूरी है। ये सभ्यतागत न्याय के लिए जरूरी है। इसके साथ ही संभल के जामा मस्जिद मामले में मैगजीन में कवर स्टोरी भी छापी गई है। इसके अलावा पत्रिका में पिछले सालों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। इस लेख में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर संघ प्रमुख की सलाह या चेतावनी को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने अपने लेख में लिखा है कि अब सभ्यतागत न्याय की खोज के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। अम्बेडकर ने जाति आधारित भेदभाव की असल वजह को जाना था और इसके बाद इसे खत्म करने के लिए संवैधानिक उपाय रखे थे। धार्मिक झगड़ों को समाप्त करने के लिए हमें इसी तरह के दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा कि यह तभी हो सकता है जब मुस्लिम समुदाय सत्य को मान लें। अगर वो इससे इनकार करते हैं तो अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। यानी देखा जाए तो संघ के मुखपत्र और भागवत के बयान में अंतर ने एक अलग ही राजनीतिक चर्चा को सरकार बने हुए 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन एनडीए सरकार में पहले ही दिन से टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें तो चुनाव नतीजों के बाद से ही आना शुरू हो गई थी, जो अभी भी बरकरार है। शिंदे ने 5 दिसंबर को सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, लेकिन अभी तक अपने विभाग का कामकाज नहीं संभाला है, क्योंकि जो मंत्रालय उन्हें मिले हैं वे उनसे खुश नहीं है। इसके चलते नाराज होकर पहले तो वो अपने प्रेता गाँव चले गए। दिल्ली में एनडीए की बैठक के लिए उन्हें बुलाया गया तो वो वहां नहीं गए, लेकिन बैठक होने के अगले ही दिन वो जरूर दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान शिंदे ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब शिंदे को दिल्ली आना ही था तो एक दिन पहले क्यों नहीं आए? क्या अम्बेडकर विवाद को लेकर शिंदे बीजेपी से अलग रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब ये विवाद खड़ा हुआ तो शिंदे दीक्षा भूमि पहुंच गए थे। उन्होंने शाह के बयान पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रालयों के बंटवारों में भले ही शिंदे को मनचाहे विभाग नहीं मिले हैं, लेकिन वो जिले के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश में जरूर जुटे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष के दावे सच हो रहे हैं कि सरकार बनाने के बाद भी महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार केंद्र की मोदी सरकार से किसानों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में अब किसानों ने हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मीटिंग कर 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान सभी ट्रेनें, बसें, सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि मीटिंग में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि इस दौरान सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। पंजाब बंद सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। किसानों के इस बैठक में शिक्षक, परिवहन, बिजली कर्मचारी, आशा वर्कर, पूर्व सैनिक, प्रोफेसर, पत्रकार संघ, व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। किसानों की तैयारियों की बात करें तो पहले टोल प्लाजा पर बंद को लेकर बैनर लगाए जाएंगे। बस कंडक्टर टिकट देने से पहले लोगों को पंजाब बंद के बारे में बताएंगे। यही नहीं, गांवों में सभी गुरुद्वारों से लगातार बंद की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि फसलों पर एमएसपी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 31वां दिन है। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है और अब वो बात भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ इशारों में ही संवाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान देने को राजी नहीं है। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर समेत दूसरे नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि हम 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने का फैसला ले रहे हैं। दोनों मोर्चों के नेता हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर सकती है। किसान नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियां ज्यादातर केंद्रीय पूल के लिए खरीद करती है। उनका बजट केंद्र सरकार से आता है। क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग के बिना सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीद कर सकती है? इसका जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देना चाहिए। और अब 30 दिसंबर को किसानों ने बंद बुलाया है। ऐसे में देखना होगा कि बंद का असर कितना रहता है और किसानों के ऐलान के बाद सरकार क्या कदम। राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पार्टियों को ये चुनावी चंदे लोगों, ट्रस्टों और कॉर्पोरेट घरानों से 20,000 रुपए और उससे अधिक के डोनेशन के तौर पर मिले हैं। चुनावी चंदा पाने में बीजेपी एक बार फिर शीर्ष पर है।
चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी को साल 2023-24 में 2,244 करोड़ रुपए मिले हैं। ये रकम पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस की बात करें तो उसे 288.9 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि पिछले साल ये रकम 79.9 करोड़ रुपए थी। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को भी चुनावी चंदे मिले हैं, लेकिन बीएसपी और बीजेडी ने चुनावी चंदे नहीं मिलने की घोषणा की है। बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो साल 2023-24 में भाजपा का लगभग 1/3 और कांग्रेस का आधे से ज्यादा चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया। वहीं 2022-23 में प्रूडेंट को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट, आर्सिलर मित्तल ग्रुप और भारती एयरटेल शामिल हैं। वहीं अन्य राष्ट्रीय पार्टियों में आपने 2023-24 में 11.1 करोड़ का चंदा घोषित किया, जो पिछले वर्ष 37.1 करोड़ रुपए से कम है। सीपीएम का चंदा 2022-23 में 6.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 7.6 करोड़ रुपए हो गया। मेघालय के नेशनल पीपल्स पार्टी ने 14.8 लाख रुपए के चंदे की घोषणा की है। टीडीपी को 2023-24 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले साल के 33 करोड़ रुपए की तुलना में 46.7 लाख रुपए का चंदा घोषित किया है। बता दें कि इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिससे राजनीतिक पार्टियों के लिए सीधे या चुनावी ट्रस्ट के जरिए मिला चंदा ही फंडिंग का इकलौता जरिया बन